हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को आज इतिहास की बातें बताने के लिए आप लोगों का इस चैनल में वेलकम कर रहा हूं। ये कक्षा 6 की बात है, अतीत से वर्तमान। हम लोग अपने प्राचीन काल को अपने आज से 200 साल 300 साल पहले की कहानी को समझेंगे, जिसे हम इतिहास कहते हैं। तो इतिहास की बात हम लोग जानेंगे। प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण, शहरों का विकास कैसे हुआ, गांव से नगर कैसे बना, इसके बारे में हम आपसे जिक्र करेंगे आपकी किताब के माध्यम से। तो आते हैं पहले, धातु युग क्या है। धातु युग क्या है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। धातु युग क्या है? तो आप देख रहे हैं कि धातु युग की बात है। नवपाषाण काल के बाद, नवपाषाण काल, पाषाण माने पत्थर होता है, और पाषाण काल के बाद यानी पत्थर युग के बाद में, नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ होता है। धातु जिसे हम जानते हैं मेटल के रूप में, सोना चांदी ये धातु है, कॉपर धातु है, लोहा धातु है, एल्युमिनियम धातु है। तो इस तरह से ये सब धातु है। धातु युगीन सभ्यता के बारे में हम जानना चाहेंगे कि धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के बाद हुआ। प्रश्न रहेगा कि धातु युग का आरंभ कब हुआ, तो आप बताएंगे कि नवपाषाण युग के बाद हुआ, जिसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल शुरू किया। जब मानव धातु का इस्तेमाल शुरू कर दिया, धातु के बारे में जानने लगा, तो समझिए धातु युग का प्रवेश हो रहा है। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में कोटदी जी और अमरी, उत्तरी पंजाब में सरायखेला और जलीलपुर एवं राजस्थान में कालीबंगा जैसे स्थलों का विकास हुआ। इन स्थलों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंट के बने घरों में रहने लगे, जिसकी चारों तरफ से किलेबंदी भी की गई थी। यानी कि पत्थर का आविष्कार तो पहले खोज हो चुका था। इसके बाद हमारे युग में, हमारे संसार में, हमारे धरती पर धातु का खोज हो गया। लोगों को धातु की जानकारी हो गई और धातु का इस्तेमाल लोग करने लगे। तो उस युग को धातु युग कहा गया। उस समय को धातु युग से संबोधित किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले पृष्ठ में कि धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। आपसे यह भी कोई पूछेगा कि धातु युग का आरंभ कब हुआ, तो धातु युग का आरंभ जो है नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। मैं थोड़ा पेन की सहायता से आपको ये बता दूं, धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। पहला धातु तांबा था। पहला धातु जो आविष्कार हुआ, जो खोज हुआ, जो आदमी ने समझा जाना, वो तांबा था, जिसे नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। नदी के तलहटी से प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। यानी कई ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ। इन संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करने लगे थे। यानी कि कृषि का बहुत जानकारी था उनको, कृषि उत्पादन होने लगा था, फसल उपजाने लगा था उस समय के मानव ने। और पिछली कक्षा में हमने देखा है अध्याय में कि खेती की शुरुआत की परिस्थिति से परिचित हुए होंगे। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए भी प्रसिद्ध थी। यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने की भी कला उनमें आ गई थी। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की बस्तियां नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़ी कृषि, पशुपालन तथा शिल्प के साक्ष्य मिले हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि मानव जो है संस्कृति सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है। कोई भी मानव जो है संस्कृति में, सभ्यावस्था में कैसे प्रवेश करती है।
तो सभ्य अवस्था में प्रवेश करने के जो कारण है, कैसे प्रवेश करते हैं, इसके बारे में आपका ये एक प्रश्न है, जिसको आप बढ़िया से देखिए। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति को साम्यावस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों को पूरा करना होता है, जैसे वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो। इस प्रकार से कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मानदंडों को पूरा करती थी। अगले टॉपिक में हड़प्पा संस्कृति का ही हम लोग अध्ययन करेंगे। तो नगर का जो विकास होता है, संस्कृति, मानव में जो संस्कृति की सभ्यावस्था प्रवेश करती है, इन सब कारणों से विज्ञान का विकास हो, उनमें कलाकारी आता हो, लंबी दूरी का व्यापार करता हो, ग्रामीण क्षेत्र से जरूरी चीज़ों की पूर्ति होती हो, शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से आवश्यक चीज़ों की पूर्ति होती हो। इस प्रकार से हम शहर या सभ्यता के अवस्था में प्रवेश करते हैं। संस्कृति हमारी सभ्यता की अवस्था में पहुंच जाती है और इस तरह की मानवीय संस्कृति विश्व के कई हिस्सों में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता प्रवेश किया। भारत की बात आती है, हम लोग भारत से हैं तो भारत का ही अध्ययन करेंगे। भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता, ये सब सभ्यावस्था का एक उदाहरण सा है कि भारत में हड़प्पा संस्कृति का विकास हुआ, हड़प्पा सभ्यता आई, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, मिस्र की सभ्यता आई और चीन की सांग सभ्यता आई। इन सब सभ्यताओं के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर पर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृति के बारे में बहुत सुंदर डिफिनेशन है, जिसको आप देख सकते हैं। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो, उसे ही संस्कृति कहते हैं। फिर से एक बार इसको आप याद कर सकते हैं। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि पुराने अपने पूर्वजों से चली आ रही है, उसे ही हम संस्कृति कहते हैं। जैसे हम लोग अपने समाज में देखते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा, यह हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम उसे संस्कृति कह सकते हैं। आप देखते हैं कि तुलसी का पूजन, ये हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने करते आ रहे हैं तो हम लोग भी तुलसी का पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा की जाती है हमारे आंगन में। हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में देखते हैं कि मकबरा बनाता है, कब्रगाह बनाता है, पूर्वजों को देखते आ रहा है तो वह भी अपने परिवार के डेड बॉडी का जो है दाह संस्कार नहीं करता है, उसे कब्रगाह में दफना देता है। ये से संस्कृति कहते हैं। मुसलमान देखता है कि अल्लाह अकबर का नारा देता है तो वो भी, उसके बच्चे भी अल्लाह अकबर का नारा दे रहा है। ये हमारी परंपरा से आती आ रही है, ये हमें संस्कृति, हमारी संस्कृति है। हमारी प्राचीन काल से मंदिरों में लोग पूजा करने के लिए जाती हैं, हमारे माता बहनें, भाई बहन सभी, तो आज भी हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए। ये हमारी परंपरा है, इस परंपरा को हम संस्कृति कह सकते हैं। इस तरह से संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है। परिष्कृत बहुत ही अपने आप में एक परिमार्जित शब्द है। परिष्कृत यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें दोष नहीं हो, ऐसा व्यवहार जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता रहता है। यानी कि संस्कृति, इस प्रकार हम यह कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि संस्कृति से तात्पर्य व्यक्ति के परिष्कृत व्यवहार से है, जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है
एवं इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक होता रहता है। इस प्रकार से हम संस्कृति के बारे में सीख लिए। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता आखिर कौन सी भूत का नाम है, ससुरा क्या चीज़ है ये? तो आप देखिए कि हड़प्पा सभ्यता सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है, परंतु यह वास्तविक बात है कि ये सभ्यता के बाद ही हमारे देश का नगरीकरण हुआ और हमारा देश कई क्षेत्रों में उत्थान किया, कई क्षेत्रों में विकास किया, चाहे वो नगर के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, हर क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में हमारा देश, हमारा समुदाय डेवलप किया, विकास किया। तो लगभग 150 साल पहले की बात है, लगभग 150 साल पहले की बात है। पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा पूरा स्थल के खंडहर का पता चला। कहाँ? तो पश्चिमी पंजाब में, याद रखेंगे ये लोकेशन। 150 साल पहले की बात है, पश्चिमी पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने की बात चल रही थी। उसी के क्रम में ठेकेदार लोगों ने पूरा स्थल के खंडहर का पता चला, माने कि खोजते खोजते खुदते खुदते उसको पता चल गया। नीचे में बहुत सारा ईंट मिला। इस खंडहर के महत्व को नहीं समझ पाने के कारण रेलवे ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडहर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे निर्माण में किया। ठेकेदार तो सचमुच में चोर होता है, वह तो 5 करोड़ का जो ठेकेदारी होता है उसे 2 करोड़ में पूरा करके 3 करोड़ अपने पॉकेट में रखने का काम करता है। इसी प्रकार से उस समय भी ठेकेदार चोर ही था, क्योंकि उसने सही बात सरकार तक नहीं पहुंचाई और जो खनन से प्राप्त हुआ, खंडहर से मालूम चला, ईंटा पता चला, उस ईंटे का प्रयोग उसने रेलवे लाइन के बिछाने में प्रयोग कर दिया। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा सभ्यता के कई इमारतें नष्ट हो गई, क्योंकि वह तो बना हुआ इमारत था जो उस लोगों ने नहीं समझ पाया, क्योंकि वो इतिहासकार नहीं था, वह पुरातत्वविद नहीं था। लेकिन ठेकेदार तो चोर होता ही है, उसने चोरी कर ली। तो चोरी करने के क्रम में बना हुआ महल था जो जमीन के अंदर में दब चुका था कई हजारों साल पहले की घटना के कारण से। तो सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया और तब जाकर के पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। जब 1921 इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब 1921 इसमें पुरातत्वविदों ने, याद करने वाली बात है बच्चों, कि जब हड़प्पा की कुछ इमारतें नष्ट हो गई, हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ था और खोज हो रही थी कि आखिर ये क्या चीज़ है, तो सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया। और जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, 1982-83 में हमारा जन्म हुआ, 82 में, और सन 1921 ईस्वी में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, उसको खोदा, खनन किया और उसमें तब जाकर के पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यानी कि वो खंडहर जो है हमारे एशिया महाद्वीप, भारत उपमहाद्वीप, इसके सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का पता लगाया उसी खंडहर के कारण, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल और धौलावीरा प्रमुख है। इन 5 शहरों का विकास खोज पता चला। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनावली, लोथल, धौलावीरा, इस हड़प्पा सभ्यता के कारण से इन सब चीज़ों का पता लगा, जिसमें कालीबंगा का नाम आता है, मोहनजोदड़ो का नाम आता है, बनावली का नाम आता है, लोथल का नाम आता है और धौलावीरा का नाम आता है। पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इसको याद रखना पड़ेगा कि पुरातत्वविदों ने लगभग 2800 हड़प्पा स्थल का पता लगाया है। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, चूँकि
हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस उपमहाद्वीप के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छी बात है कि जब हड़प्पा स्थल का तो बहुत पता चला 2800 हड़प्पा स्थल, लेकिन हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इस महाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले शहरों को भी हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से ही जाना जाने लगा। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली है, जैसे मुहर, मनके, माप तौल के वाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। इन स्थलों से मूर्तियां भी मिली है। यानी कि हड़प्पा नगर की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज के कारण से इतने सारे उपकरण, इतने सारे चीज़ हमको प्राप्त हुए हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करते समय हड़प्पा नगर से क्या क्या चीज़ मिले, तो मुहर, मनके, मापतौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। और हड़प्पा सभ्यता यानी धातु युग का प्रवेश होने के समय में किस धातु का पहले प्रयोग किया गया, तो तांबा मिलता था नदी के तलहटी से। ये देखिए, ये मैप है, ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। इसी अफ़गानिस्तान को अभी हाल में तालिबान ने आक्रमण करके पूरा अपना इस पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, ये बड़े दुख की बात है, ये बड़े ही दुख की बात है। भारत के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से भी। अब चलते हैं हड़प्पा नगर की स्थिति में कौन कौन सा नगर का जो विकास हुआ था और कौन कौन उसके खोज करता थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीपीएससी तक में भी पूछा जाता है। हाँ, ये बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बीपीएससी तक में पूछा जाता है। तो आप देखिए, ये नगर, खोजकर्ता, वर्ष और नदी तट, इसको 4 विभाग में डिवाइड कर दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था सन 1921 ईस्वी में। सबसे पहले यही खोज हुआ था, आप देख लेते हैं, और रावी नदी के तट पर। दूसरा सभ्यता जो है आपका, दूसरा नगर मोहनजोदड़ो नगर था, जिसका खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। बंगाली समुदाय से ये हैं खोजकर्ता 1922 ईस्वी में, 1 साल के बाद। और सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर किस नगर का विकास हुआ, तो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। कालीबंगा जो गुजरात में है अभी, घग्गर नदी के तट पर 1961 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने इसका खोज किया। इतिहासकार का नाम है, पुरातत्वविद का नाम है लोथल रंगनाथ राव। 1954 ईस्वी भोगवा में नदी के तट के किनारे इसका डेवलपमेंट हुआ, खोज हुआ, इसका विकास हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कालीबंगा, ब्रजवासी लाल, घग्गर नदी 1961 ईस्वी। और लोथल रंगनाथ राव ने खोज किया 1954 ईस्वी। भोगवा नदी के किनारे धौलावीरा RS विस्ट ने खोज किया 1989 से 90। चन्हुद्रो गोपाल मजुमदार ने खोज किया 1931 ईस्वी में। सिंधु नदी के तट पर रंगपुर शहर नगर माधो स्वरूप वत्स नाम का आदमी ने खोज किया। खोजकर्ता 1931 से 53 ईस्वी के बीच में, और माधुर नदी के किनारे। इस प्रकार से हम इस शहर का, जो हड़प्पा सभ्यता काल में जो शहर का विकास हुआ, शहर का खोज किया गया, विकास नहीं, खोज किया गया। पहले से ये शहर का निर्माण हो चुका था, जो प्रकृति के किसी आपदा के कारण से धरती के अंदर में दब चुका था, और इसकी खोज हुई तो पता चला कि पहले ही हमारे देश में ईंटे का आविष्कार हो चुका था, शहर का आविष्कार हो चुका था, खोज बन चुका था, नगर का विकास हो चुका था, लोग तालाब बनाना सीख लिए थे, घर बनाना सीख लिए थे, घर के अंदर में भी स्नान घर बनाना सीख लिए थे,
हाँ, इस तरह से उस बहुत ज़्यादा डेवलप था उस समय का व्यक्ति। अब हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो दो हिस्सों में विभाजित था। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये मैं पृष्ठ ला रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, ये प्रश्न है ऐसा। तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। नगर का पश्चिमी, ये देख रहे हैं, ये पिक्चर में देखिए हड़प्पा सभ्यता के समय का बना हुआ नगर है। महास्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है, यह स्नानागार है। हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों में बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाके में बसा हुआ था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। यानी कि ये क्लियर हो गया कि दो हिस्सों में एक हिस्सा ऊंचा था और ऊंचे जगह पर ऊंचे हिस्सों में पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है, जहां पर बड़े लोग रहते थे, सुखी संपन्न लोग रहते थे। और निचले शहर में निचला नगर जो था, निचला इलाका जो था, जिसमें साधारण तबके का लोग रहा करता था, गरीब लोग रहा करता था। नगर की चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूत सी खड़ी रही सकी है। यानी देखिए दोस्तों, उस समय में कितनी ईमानदारी से बना था कि हजारों साल तक अभी तक वो ईंटा सुरक्षित है। और उस ईंटे का प्रयोग रेलवे ने अपने रेलवे के ठेकेदारों ने, रेलवे नहीं कह सकते हैं, रेलवे के ठेकेदारों ने अपने लिए रेलवे लाइन के लिए कर दिया। कुछ नगर के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं। कुछ नगर के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले हैं, यानी बड़े लोग, रईस लोग रहते थे उसमें। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है। मोहनजोदड़ो में एक तालाब मिला है, यानी कि उस समय तालाब का आविष्कार, खोज हो चुका था, तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। महास्नानागार मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा था स्नानागार वो। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। पानी के रिसाव रोकने के लिए क्या की गई है? प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। बाप रे, कितनी सुंदर तरीके से, कितने वैज्ञानिक तरीके से देखिए काम किया गया है। तालाब के पास ही एक कुआं मिला है। स्नानागार में पानी इस कुएं से निकलकर भरा जाता था। इस कुएं से निकालकर पानी स्नानागार में भरा जाता था, यानी कुएं में ज़्यादा से ज़्यादा पानी था। स्नानागार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशेष अवसरों का मतलब पूजा पाठ होता है। देखिए हड़प्पा का ये अन्नागार है, यह अनाज रखने का घर है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं भी मिली है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल, इसमें एक समान रचना भी मिली है। और इन संरचनाओं को
अनागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। क्या मिले हैं दोस्तों? अग्निकुंड मिले हैं। ससुरा अग्निकुंड पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में भी मिले हैं अग्निकुंड। यानी कि अग्निकुंड में हम लोग जो पूजा करते हैं, संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। ब्राह्मणों का उस समय भी ब्राह्मण पंडित थे और यज्ञ की वेदी, यज्ञ का विधि विधान, यज्ञ का महत्व उस समय भी प्रचलित था। नगरीकरण का अर्थ। नगरीकरण एक प्रक्रिया है दोस्तों। नगरीकरण क्या है? प्रश्न आता है कि नगरीकरण क्या है। नगरीकरण मतलब नगर का बसना, नगर का उदय होना नगरीकरण है। यानी नगरीकरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन सिद्धांत, नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगर का जीवन पद्धति का विकास होता है। थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अंधरा ठाडी आज से 25-30 साल पूर्व आज के जैसा नहीं था, यानी कि गांव की तरह था। वहाँ की ज़मीन, वहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, खेती बाड़ी का वहाँ पैदावार था, खेती बाड़ी कृषि कार्य जोरों पर होता था। और आज से 25 साल के बाद जब हम देखते हैं तो वहाँ की ज़मीन अब उपजाऊ तो उपजाऊ है, वहाँ की ज़मीन की व्यवस्था, वहाँ पर ऐसे ऐसे मकान बन गए हैं कि लगता है कि ये नगरीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। अब मार्केट ऐसा हो गया है कि हम दरभंगा, कलकत्ता, पटना नहीं जाकर के अपने अंधरा ठाडी के मार्केट में भी कुछ खरीद सकते हैं, जो मधुबनी जिला के अंतर्गत वाचस्पति मिश्र के नाम नगर में अवस्थित है। यानी कि इसका भी नगरीकरण हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। सब कुछ में ये तब्दीली, परिवर्तन, परिष्कृत परिवर्तन होता है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं। यहाँ यातायात, अब देखिए हमारे अंधरा ठाडी की बात लेते हैं। नगरीकरण ये इसका हो रहा है क्यों? ये गांव है लेकिन नगरीकरण हो रहा है इसका क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधा से लैस साधन हमारे यहाँ हैं, अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, यहाँ तक कि सांप काटने वाले डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, हाँ, जिनके फीस 20,000 30,000 रुपया है। महतो जी करके डॉक्टर साहब एक हैं, सांप कटे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते हैं, जो संभावना शहरों में भी नहीं है। वो व्यवस्था हमारे अंधरा ठाडी के प्रांगण में है। अंधरा ठाडी के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ हैं। डॉक्टर बैजू राय, हाँ, डॉक्टर के.एन. कामत, डॉक्टर नीरज कुमार ठाकुर, इस तरह से वंदना नर्सिंग होम, हाँ, तो हमारे बहुत सारे इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है कि आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस हम हैं। तो इस तरह से इसका भी शहरीकरण धीरे धीरे हो रहा है। चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। यहाँ तक कि 200 दवा दुकान, यहाँ मेडिकल स्टोर होंगे, हाँ, मार्केट लगता है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारतें इसकी विशेषता होती है। हाँ, बहुमंजिली इमारत अभी यहाँ तक नहीं हो पाया है, लेकिन 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग तो यहाँ डेवलप हो रहा है। जगह जगह आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है, वहाँ कृषि कार्य नहीं होता है। जरूरी खाद्य सामग्रियां की आपूर्ति खेतीहर इलाकों से होने लगती है, क्योंकि लोग बिजनेस करने लगते हैं, खेती करने पर ध्यान नहीं देते हैं। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। ये प्रश्न आता है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, किस सभ्यता से? तो हम कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई है, जो आज भी विकास की ये प्रक्रिया जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में 80% जनता कृषि पर निर्भर है, तो उस 80 में से अब 8% और ज़्यादा शहर की ओर, नगरीकरण की ओर प्रवेश कर गया है। उस 80 में से 8 घटाएंगे तो 72% बचता है। अब हमारे देश में 72 से 70% ही लोग किसान की काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कृषक हैं।
इमारत, सड़कें और नलियाँ, इमारत, सड़कें और नलियाँ, ये शहर का एक मापदंड है, ये ऐसा होना है। हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिलें और कुछ 3 मंजिलें भी होते थे, सोचिए। जबकि अभी हमारा घर 1 मंजिल भी बढ़िया से नहीं बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे घर हैं जो 1 मंजिल नहीं बने हुए हैं, लेकिन 2 मंजिल भी हैं, 3 मंजिल भी हैं। और हड़प्पा नगर में डेवलप हो चुका था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा विकास था उस समय का। प्रत्येक घर में एक आंगन होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे, मुख्य सड़कों की बजाय गली में खुलते थे और गली सड़क से जुड़ती थी। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था, घरों में कुएं भी पाए गए हैं। इस तरह से हमारा नगर का विकास हुआ। तो नगरों में स्वाभाविक सड़कें, नलियाँ बनी हुई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए भी नालियाँ का उचित प्रबंधन किया गया था, जबकि अभी गांव घर में भी नहीं है। शहर में भी प्रॉब्लम होता है, बरसात के दिनों में इसकी पोल खुल जाती है। मधुबनी जैसे शहर में, मधुबनी में जल भरा होता है। दरभंगा नगर निगम भी उस पर बढ़िया से काम नहीं कर पाती है। नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़क एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास के गली में बने हुए मध्यम आकार की निकास नलियों तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नलियां बड़ी सड़कों के साथ बने हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे, यानी कि बहुत ही डेवलप था, बहुत ही विकास हो गया था, बहुत ही उत्थान का समय था हड़प्पा काल। बड़े नालों में जगह जगह पर आयताकार गड्ढे बने होते थे, जिनमें गंदगी इकट्ठी होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति नरेंद्र मोदी से ज़्यादा जागरूक थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा जागरूक थे, जो स्वच्छता अभियान करते रहते हैं। और देखिए उस समय का ये हड़प्पा सभ्यता का ये सब बना हुआ बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, ये सब खंडहर है। और यहाँ पर कुछ पुरातत्वविद लोग रिसर्च करने के लिए यहाँ गए हुए हैं। ये सड़क है, ये सड़क है बीच में, यहाँ पर कुआं है। और दोस्तों ये कुआं का भी चित्र यहाँ देखिए आप, ये कुआं का चित्र देखिए, ये कुआं है, ये कुआं है। ये मोहनजोदड़ो का सड़क था। अब नगरीय जीवन तो हमने बहुत चीज़ देख ही लिया कि हड़प्पाई सभ्यता में नगर का जीवन बहुत ही सुंदर तरीके से था। हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, सड़कें, गलियों एवं नालियों की सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहरों की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा, जो जनता के हित में सोचता था। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातुओं, बहुमूल्य पत्थर एवं अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों के उपयोग से स्पष्ट हो गया कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम जानते थे, कुशल कारीगर थे। उस समय में इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो भोजपत्र या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे, जिसे आज हम लोग एसएससी के थ्रू क्लर्क परीक्षा पास करके क्लर्क बनते हैं। लिपिक होते हैं, बड़ा बाबू होते हैं ब्लॉक में, उनको क्लर्क कहा जाता है, हेड क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क कहा जाता है। जो भोजपत्र उस समय में होता था या कपड़े पर लेखन कार्य करते थे। कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ का खोज नहीं हुआ था, जो अब नष्ट हो चुके हैं या पांडुलिपियों के रूप में मौजूद हैं। उनके द्वारा मुहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इतिहास के पन्नों में दबे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं, जो बहुत प्राचीन काल में उस समय की तत्कालीन व्यवस्था को जो लिखा गया भोजपत्र पर या किसी भी वस्त्र पर, उसको हम अभिलेख कहते हैं। ब्लॉक में सरकारी कार्यालयों में रखे गए दस्तावेज को भी अभिलेख कहा जाता है। इसके अलावा नगरों में सोनार, पत्थर काटने वाले, बुनकर, नव निर्माता जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि पुरुष ही शिल्पकार था, स्त्री भी शिल्पकार थी, जो अपने घरों या निर्माण स्थल पर तरह तरह के चीज़ें बनाते थे। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों तथा गर्म कपड़ों का उपयोग करते थे। दोस्तों,
ऐसा नहीं कि हम लोग ही कपड़ा पहनते थे, उन लोगों ने भी सूती वस्त्र का और गर्म कपड़ा का उपयोग करना जानते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने पहनते थे। यानी उस समय की महिलाएं भी श्रृंगार करती थी। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की महिलाएं भी श्रृंगार करती थी, बाजूबंद पहनती थी, अंगूठी पहनती थी, चूड़ी कंगना पहनती थी, कमरबंद पहनती थी, कान में की बाली लगाती थी और छम छम करने वाला पायल भी पहनती थी। यानी कि आज की महिलाओं से तुलना की जाए तो उस समय की महिला भी कम नहीं थी। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत तथा तांबों का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, जो आज भी हम लोग पहनते हैं, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि ज्योतिष विद्या उस समय भी काम आती थी। लोग चाक पर निर्मित आग में पके हुए मिट्टी के सादा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का भी इस्तेमाल करना जानते थे। दोस्तों, यह हार है महिलाओं का, चित्र में देखिए। उस समय की महिलाएं भी कितनी श्रृंगार करने में शौकीन होती थी आज की महिलाओं की तुलना में। आज ब्यूटी पार्लर है, उस समय ब्यूटी पार्लर हो ना हो, लेकिन ब्यूटी पार्लर की सारी व्यवस्था वो रखी हुई है। तांबा, कांस्य, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उन लोगों ने प्रयोग जाना था, करता था। सख्त पत्थर से नाप तौल के लिए बाट मतलब वजन करने वाला वेट, और गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनके का निर्माण किया जाता था। बहुत ही सुंदर जानकारी है दोस्तों, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ। बच्चों के खिलौने में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ियाँ, पशु मूर्तियाँ आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोगों पासे का खेल भी खेलने के में माहिर थे। मुहरे तो हमने बता दिया है कि मुहरे हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट लक्षण हैं। हड़प्पा शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी मुहरें महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। मुहरों का प्रयोग संभवतः धनी लोग अपने निजी संपत्ति को चिन्हित करने और पहचानने के लिए करते थे। जैसे मुहर मतलब जो स्टाम्प होता है। हड़प्पाई मुहरें अपनी दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के लिए जानी जाती है। प्रथम, इस पर जानवरों की सुंदर कलाकृति मिलती है और दूसरी ओर इस पर कुछ लिखा होता था। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2 से 4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने इस तरह का जो मुहर है दोस्तों, पहले तस्वीर देख लीजिए। ये मुहर है, ये मुहर है, ये मुहर है, ये मुहर है जिस पर कुछ साइन है, ये मुहर है, कुछ लिखा हुआ है, स्वास्तिक का निशान भी है और कुछ लिखा हुआ है, लगता है चाइनीज लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने ही हिंदुस्तानी कुछ लैंग्वेज होंगे। और जानवरों का चित्र भी है उस पर। हड़प्पाई मुहर है ये। तो हड़प्पा की विशेषता है कि मुहर का आविष्कार, मुहर का खोज हो चुका था। मुहर का खोज हो चुका था। हड़प्पाई नगर गांव से घिरा होता था। हड़प्पाई नगर गांव से घिरा होता था। गांव से घिरा होता था यानी नगर बीच में था और साइड में कस्बे थे, गांव थे, छोटे छोटे कस्बे थे। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। यानी गांव के लोग मजदूर करते थे, इसका मतलब, या खेती बाड़ी करते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों के खाद्य सामग्री गांव वाले उपलब्ध कराते हैं। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं और नदियों पर बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। आज भी गाय भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं। ठीक उस प्रकार से उस समय भी गाय भैंस, भेड़ और बकरियां मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्रहण एवं शिकार भी चलता रहा था। हड़प्पा संस्कृति में व्यापार का बड़ा महत्व था। यानी बिजनेस उस समय भी हुआ करता था दोस्तों, बिजनेस। यह व्यापार हड़प्पा सभ्यता के भीतरी एवं बाहरी क्षेत्रों से भी होता था, लेकिन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान, खेतरी से तांबा, कर्नाटक से सोना, कर्नाटक उस समय का कोलार कर्नाटक में था, से सोना, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी
अफगानिस्तान बदखशां से बैदई मनी और मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद, जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त किया करते थे। यानी बहुत अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि राजस्थान से हड़प्पाई सभ्यता के लोग क्या लाते थे तो तांबा, कर्नाटक से क्या लाते थे तो सोना, अफगानिस्तान से क्या लाते थे तो चांदी, और मध्य एशिया से क्या लाते थे तो समुद्री उत्पाद, मध्य एशिया से फिरोजा और गुजरात से समुद्री उत्पाद। चूंकि समुद्र के किनारे गुजरात बसा हुआ है, और मध्य एशिया से फिरोजा लाते थे, एक प्रकार का वो स्टोन भी है। जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। तो मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा की चर्चा मिलती है। मेलुहा क्या है? सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। मेलुहा क्या है? सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामियाई सभ्यता से भी था, क्योंकि उसके अभिलेख में ऐसा चर्चा मिलता है। अब चलते हैं इसके धार्मिक जीवन की ओर। तो धार्मिक जीवन भी इन लोगों का बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैंने मुहर पर देखा था कि स्वास्तिक का निशान बना हुआ है, और स्वास्तिक धर्म का प्रतीक है, हिंदू सनातन धर्म का। हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी माँ समझते थे। धरती को, उनमें मातृ देवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी के स्त्री मूर्तियां भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र मिला है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। यानी कि उस समय भी महादेव की पूजा, महाकाल की पूजा, मेरे शिव गुरु की पूजा होती थी। इसी तरह हड़प्पावासी वृक्ष और धातु की पूजा करते थे, पशु की पूजा करते थे। धातु की पूजा क्यों करेंगे? पशु की पूजा होती थी। आज भी हम लोग गौ पूजन करते हैं ना, उनके बीच एक सींग वाला जानवर जो गैंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृ देवी, पुरुष देवता और पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता में किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। याद रखना है, हड़प्पा सभ्यता में किस मंदिर का साक्ष्य मिला है? प्रश्न उत्तर, किसी भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करते थे, इसलिए उनसे बचने के लिए ताबीज पहनते थे। मुसलमानों के द्वारा दी जाने वाली ताबीज होता है। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाने एवं जलाते भी थे, दोनों काम होता था। अब धौलावीरा के बारे में कुछ जिक्र कर लेते हैं, कुछ जानकारियां ले लेते हैं। धौलावीरा गुजरात के उत्तर पश्चिमी कोने में बसा था। धौलावीरा हड़प्पाई शहरों में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्यनगर और निचला नगर। 3 भागों में बटा हुआ था। इसमें गढ़ी और मध्यनगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचला नगर किलेबंद नहीं था। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े हुए थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह खुला मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं के लिए, उत्सवों के लिए, समारोह के लिए इस्तेमाल होता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है दोस्तों, एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई है जिस पर बड़े अक्षर में अंकित किए गए हैं। क्या? प्रत्येक अक्षर को दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लई की मदद से बनाया गया है। इतनी सारी विशेषताएं थी। अब लोथल के बारे में हम देख लेते हैं कि लोथल खंभात की खाड़ी के निकट अहमदनगर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक हड़प्पाई नगर था। शहर की किलेबंदी की गई थी। लोथल शहर की किले के भीतर निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के घर थे। गोदाम, मनके और फारस की खाड़ी की मुहरें यहाँ से पाई गई है। लेकिन लोथल हड़प्पाई सभ्यता में इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि यहाँ से एक
लोथल के बंदरगाह के देखिए तस्वीर, अवशेष मिले, यहाँ से जलीय मार्ग से व्यापार किया जाता था, इस तरह से हम लोग समझते हैं। और हड़प्पा सभ्यता का अंत में एक अंतिम रहस्य, लगभग 1700 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ जो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से मंथन, चिंतन मनन करने के बाद, शोध करने के बाद बताए हैं कि बाढ़ के ने शहरों को डुबा दिया होगा, या भूमि में नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई होगी जिससे बंजरता बढ़ गई होगी, बाहरी लोगों ने हड़प्पावासी पर हमला कर उन्हें समाप्त कर दिया होगा, इसी तरह से या प्रकृति ने अपना क्रूर रूप अख्तियार कर लिया होगा और कुछ ऐसा घटना, अनहोनी घटना वातावरण में घट गया होगा, भौतिक रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा, पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हुआ होगा, जिससे यह लोग सैंधव सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए होंगे, कहीं और चलकर बस गए होंगे, इस घर को छोड़ दिए होंगे। जैसे हाल में अभी अफ़गानिस्तान पर आक्रमण हुआ है, तालिबान ने अपना वर्चस्व बना लिया है और वहाँ के लोग भागे फिर रहे हैं शरणार्थी के रूप में, कहीं दूसरे देश भारत पाकिस्तान जाने के लिए सोच रहे हैं या जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कुछ इस तरह की घटना घटी होगी जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि सभ्यता के बड़े बड़े तत्व का ह्रास जरूर हुआ, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली ताम्रपाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में, आहर संस्कृति मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में, बहुत ही सुंदर चीज़ है, मालवा संस्कृति महाराष्ट्र में इनाम गांव, राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, मध्य प्रदेश से मालवा, राजस्थान से राह है तो आहर, महाराष्ट्र में इमाम गांव एवं जीवे संस्कृति नाम से जानी गई है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा एवं धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति में ऑलरेडी हो चुकी थी, हम मान सकते हैं। और इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है दोस्तों, जिसको आप खुद कीजिए। इतने सारे चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारा प्रयोग अपने से कीजिए। वैसे आप बहुत आसान है, कोई क्वेश्चन बहुत मुश्किल क्वेश्चन सब नहीं है। क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है हस्तिनापुर, क्योंकि मोहनजोदड़ो भी था, लोथल भी था और कालीबंगा भी था। हस्तिनापुर महाभारत के युग का बात है। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष लोथल से मिले हैं दोस्तों। अभी आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ, देखिए लोथल के बंदरगाह, ये लोथल का बंदरगाह है और इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए लोथल के बंदरगाह पर आप किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, तो आप लगाएंगे लोथल में टिक, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो विशेषता क्या क्या नहीं है? तो बहुत आसान है, शहरी जीवन है तो है, ओहो शहरी जीवन है क्योंकि शहरीकरण था। ग्रामीण जीवन, विदेशों के साथ व्यापार, सुनियोजित नगर निर्माण, ये भी था। ग्रामीण जीवन भी, विदेशों के साथ व्यापार। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, तो विदेशों के साथ व्यापार नहीं था इसका, लेकिन अफ़गानिस्तान से तो आता था, यानी व्यापार हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। ग्रामीण जीवन नहीं है, व्यापार तो था क्योंकि विदेशों से भी, अफ़गानिस्तान से भी कुछ सामान आता था समुद्री रास्ते से। तो अब नेक्स्ट चलते हैं
हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में हुई। महास्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ? महास्नानागार मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ था। एक बार आप देख लीजिए, महास्नानागार इसमें दिया हुआ है चित्र में, एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी। मोहनजोदड़ो, अनागार और महास्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से स्थित है। मौ से महा स्नानागार और मौ से मोहनजोदारो। तो आप मोहनजोदारो में चलेंगे और मोहनजोदारो में टिक लगाएंगे कि महास्नानागार किस शहर से किस शहर नगर में प्राप्त था, तो मोहनजोदारो में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो कर्नाटक से तो सोना मिलता था, फिरोजा ये मध्य एशिया से फिरोजा लाता था, और गुजरात से चांदी लाता था। चांदी गुजरात से लाता था। आपको दिखा दूं, चांदी तो अफगानिस्तान से और ईरान से ही है, लेकिन मध्य एशिया से फिरोजा था। देखिए दोस्तों, मध्य एशिया से फिरोजा, गुजरात से समुद्री उत्पाद है, कर्नाटक से सोना है, अफगानिस्तान एवं ईरान से चांदी है। तो अफगानिस्तान से तो दूसरा कुछ प्राप्त कर रहा है, बदख्शां बैदुर्य मणि। चलते हैं प्रॉब्लम की ओर। ओ शिपियाँ भी है लगा हुआ, ईरान। तो ईरान से आपका सोना जो है कर्नाटक से मिलता था। मध्य एशिया से आपका फिरोजा मिला। चांदी जो है गुजरात से सिपियाँ, ईरान से चांदी मिला। ईरान से चांदी मिला था। ईरान से चांदी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट फिरोजा मध्य एशिया से, सोना कर्नाटक से। चलिए इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और सब प्रश्न है इसमें। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन पर प्रकाश डालें, हमने बताया है, उसको नोट कीजिए, लिखिए। हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, उसको भी आप नोट कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर माय वीडियो, वाचिंग फॉर माय वीडियो।